नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है आरिफ इराकी जी के साथ। वैसे तो इनका इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी नहीं क्योंकि काफ़ी लोग इन्हें नाम से ही जानते होंगे। मगर एक चीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है कि मुमरा की पॉलिटिक्स हम जैसे देख रहे हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ फेम के भूखे हैं। अगर इन्हें पानी की टाँकी का मुद्दा मिल जाए तो दोनों पार्टीज़ उसी में लड़ेंगी। अगर इन्हें कब्रिस्तान का मुद्दा मिल जाए तो सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं और जो आस-पास के वो भी उसी पे लड़ेंगे। मगर आज हम जिनके साथ बैठे हैं, इन्होंने कभी भी हमने इतने सालों में देखा कि फेम के लिए काम नहीं किया। जहाँ मुद्दा है, जहाँ बोलना है और जिस तरीके से लीगल वे में बोलना है, वो आज तक उसी तरीके से बोलते आए हैं। जो कब्रिस्तान का मुद्दा फिलहाल गरमाया हुआ है, उस पे आरिफ इराकी जी ने क्या स्टडी की है और क्या कुछ उनका कहना है कि किस तरीके से जो मुद्दा है, जो कब्रिस्तान का सारी प्रॉब्लम्स है, वो कैसे सॉल्व हो सकती है। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन दिया है और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है जिसमें करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, शायद हज़ारों में वो काम हो जाएगा कि किस तरीके से नाला निकाल कर आप वो काम कर सकते हैं। अगर बात यही है कि जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिन्हें अपनी जेब गरम करना है, वो शायद इस सॉल्यूशन पे काम नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा है आरिफ इराकी जी ने, जानिए हमारे चैनल के माध्यम से। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हम आपसे कब्रिस्तान को लेकर के जो गरमाया हुआ माहौल दिख रहा है उसको लेकर आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। अरे भाई, कब्रिस्तान के बारे में जब पहली बार कब्रिस्तान बना उस वक्त टोटल कितना खर्चा हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ इराकी। उमरा में लोग मेरे को आरटीआई कार्यकर्ता के नाम से बहुत अच्छी तरह जानते हैं। चलो, आप लोग ने कब्रिस्तान के सिलसिले में आज बुलाया खुलासा करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। आपका पहला सवाल था कि भाई कब्रिस्तान के अंदर कितना खर्चा हुआ। सबसे पहला टेंडर इसका 2018 में हुआ था, बाउंड्री वॉल और भरनी को लेकर और अदर एमिनिटीज जो है उसके लिए। ये टेंडर की कॉपी है इसकी। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल, डूइंग फेंसिंग एंड एवरीथिंग। तो इसमें हुआ था, सबसे पहले टेंडर हुआ था 8,49,74,700। इसके बाद एडिशनल एक टेंडर हुआ उसके बाद, जो एक्स्ट्रा काम इसमें करना था, जो बच गया था, मट्टी भरनी थोड़ी बच गई थी वगैरह, वो भी 2018-19 में हुआ। पहला टेंडर था 8,49,74,700। दूसरा हुआ 2.5 करोड़ का, वो भी सेम ईयर में हुआ और एडिशनल वर्क के लिए हुआ। और फिलहाल वापस से रिपेयरिंग के लिए, हाँ, रिपेयरिंग के लिए, हाँ हाँ टेंडर, हाँ। और उसके बाद 2023-24 में अब भी जैसे बहुत सारे एनजीओ वगैरह, इनका प्रेशर था कि उसके अंदर मट्टी आ रही है और गंदा पानी आ रहा है, तो फिर से भरने और एडिशनल काम के लिए 2,42,00,000 का टेंडर हुआ। 2023 और 24। हाँ, तो टोटल मिला के करीबन 8 2 10 10 2 12 12 13 लाख का, 13.25 लाख का, 13.25 करोड़ का ये टोटल एक्सपेंस अभी तक कब्रिस्तान में गया है। फिर भी कब्रिस्तान अभी सही से हुआ नहीं है। उसमें से जो गंदा पानी है वो आता है, बदबूदार पानी आता है, लाशें जल्दी गल नहीं रही है। तो आपकी नजरों में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये तो पूरा मुमरा जानता है कि जब से कब्रिस्तान वहाँ अलॉट हुआ तब से हम उसके खिलाफ थे, और रीजन यही था कि ये अलॉटमेंट जो हुआ ये हुआ गलत, और इसके खिलाफ 2018 से हमारा कंप्लेंट चला। कंप्लेंट के अंदर हम लोग ने इसका विरोध जताया, और विरोध जताने का कारण ये था कि वो जगह कब्रिस्तान के लिए सूटेबल नहीं। हमारा कंप्लेंट बंद उस दिन हुआ जिस दिन उधर पहली तफ्दील हो गई, क्योंकि एक आदमी वहाँ तब्दील हो गया तो उसको हम फिर से वहाँ से नहीं हिला सकते, तो हमने वहाँ कंप्लेंट बंद कर दिए। मगर जो ये प्रॉब्लम आप बोल रहे हैं, ये 2018 से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ कि वो टाइम पे मई के महीने में जब उसका WTL करवाया गया, तो 0.61 मीटर, मतलब 2.6 मीटर, 6 या 7 फुट पे उसका पानी आ रहा था। उसका रिपोर्ट है मेरे पास, वो भी आपको दिखा सकता हूँ। ग्राउंड वाटर लेवल बोर BH1 देखिए, ग्राउंड वाटर लेवल है BH1 है, जिसमें 0.65 मीटर आ रहा है, मतलब 6 या 7 फुट पे। ये टेस्ट हुआ मई के महीने में जब पानी कम रहता है, तो उस वक्त 0.65 मीटर, तो नेचुरली बारिश के महीने में पानी का लेवल बढ़ेगा। प्लस वो मार्शी था, आमीनाबाद, वो पूरे पट्टे का गंदगी उधर आके जमा होती थी, और उसकी वजह से हमारा वो विरोध। तो उस पर हमारी कार्रवाई कुछ नहीं होगी, उसकी वजह से हमको बहुत सारे भुगतान झेलना पड़ा, हमको उसकी वजह से बहुत तकलीफ हुई। कब्रिस्तान से जुड़े इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष, एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता
मुद्दे को लेकर उछाल रहे हैं और इस पर काम भी कैसे करना चाहिए इसका सुझाव भी दे रहे हैं। तो आपके नजरिए से इसका मसला किस तरीके से? तो कैसा है कि एनजीओ हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, इनकी सुनवाई कहीं न कहीं आप मंत्रालय में ले लो या टीएमसी में ले लो, सुनवाई बहुत कम होती है। ज़्यादातर सुनवाई राजनेताओं की होती है। तो मेरा ये बोलना है कि एक कमिटी बनाई जाए। देखो बातें बहुत हो रही है, बातों से कोई काम नहीं होता, लड़ाई झगड़े से कोई काम नहीं होता। आज का जो माहौल है, इसके अंदर हमको चाहिए हल। हल के लिए चाहिए कुछ लोग ऐसे जो समझदार हो और उसको सही तरीके से लेके चले। अब इसके लिए कैसा है कि एक कमिटी बनाए जिसके अंदर 2 उलमा आ जाए, उसके अंदर 2 इंजीनियर आ जाए, उसके अंदर 2 लीगल आ जाए, वकील आ जाए, 2 एनजीओज आ जाए और एक कौसा मस्जिद ट्रस्ट से कोई आ जाए, एक मुमरा मस्जिद ट्रस्ट से कोई आ जाए। तो ऐसा 10 लोग की एक कमिटी बनाई जाए, एक एनजीओ बनाया जाए, वो भी नॉन पॉलिटिकल, और ये लोग जाके कमिश्नर से मिले, जो इधर के सीएम है उनसे मिले, जो इधर के डेप्यूटी सीएम है उनसे मिले। देखो एक चीज होता है, एक इंडिविजुअल जाके लड़ना और एक कमिटी और पूरे मुमरा शहर को संभालने वाली एक कमिटी, वो जाके मिलने से फर्क पड़ता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज होना चाहिए। जैसे कि विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है और मौजूदा राजनीतिक माहौल का ये मसला हल हो पाएगा? देखो कैसा है कि इस वक्त तो देखो जब पॉलिटिक्स आती है किसी चीज में, तो अड़चन बहुत आती है, क्योंकि हर शहर के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं। तो कोई चीज जब हो रही होती है तो विपक्ष उसको रुकाता है। हाँ, तो वो पक्ष का काम है उसको कराना। तो इस वक्त तो मुमरा का माहौल सब देख रहे हैं। इधर 2 एमएलए कैंडिडेट है, एक हमारे नजीब भाई जो लड़ने के इच्छुक है, और एक हमारे जो फिलहाल है आमदार साहब जितेंद्र अवर साहब। तो इलेक्शन पीरियड की वजह से ये कहीं ना कहीं बेनिफिट लेने के लिए आपस में इनका लड़ाई होना है, और मेरे ख्याल से लड़ाई होना है तो काम रुकना है। कि अगर अवर साहब कराने जाएंगे तो नजीब भाई कुछ ना कुछ करेंगे, नजीब भाई कराने जाएंगे तो अवर साहब कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये पॉलिटिकल राइवलरी ये चलेगी। ये पॉलिटिकल राइवलरी से आप, मैं या मुमरा के लोग जो है ये कुछ नहीं कर सकते, ये पॉलिटिक्स है। मगर ये है कि इनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपनी पॉलिटिकल कीजिए, आपका हक है मुमरा में आके पॉलिटिक्स करना, मगर कब्रिस्तान को इससे दूर रखिए। दोनों मिलो, एक हल निकालो, क्रेडिट लो, हमको कोई लेना देना नहीं, मगर उधर जो मरहूम दफन हो रहे और गंदी पानी में दफन हो रहे, उनके लिए कुछ रास्ता निकालो। हमारा रिक्वेस्ट ये है। आरिफ इराकी जी, आपने बताया कि जब वहाँ पे कब्रिस्तान अलॉट हुआ तब आपने उसका विरोध किया कि ये सुटेबल प्लेस नहीं है। तो आपके हिसाब से कौन सी प्लेस सुटेबल थी कब्रिस्तान के लिए, और मुमरा में कौन कौन सी जगह रिजर्वेशन था कब्रिस्तान? देखो सबसे पहले इसका रिजर्वेशन था सर, एक सर्वे नंबर 107 में, खाड़ी के बाजू में ठीक लगते, जहाँ पहले बोरी कब्रिस्तान है, उसके बाद में शिया कब्रिस्तान है। मगर वो सीआरजेड में होने की वजह से उधर मिला नहीं, उनको मिल गया, अल्लाह उनको सही तरीके से मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है। उसके आगे जब जाओगे इस तरफ तो कुछ सर्वे नंबर थे, जैसे सर्वे नंबर 51B, 53B, 64B, 60B, 69B, 107B, 65B, 118B, जहाँ 93 में भरनी हुई। ये सब जगह में 93 में भरनी हुई थी। और एक भरनी जो होती है ना, वो धीरे 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 बारिश में बैठती जाती है और मट्टी कड़क हो जाती है। तो जब मट्टी नीचे कड़क हो जाती है तो बाहर का पानी उसके अंदर घुसने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये हमारा सूटेबल जगह था जो हमको यूडी ने उस वक्त दिया था, यूडी ने दिया हमको ये जगह। तो हमारी लड़ाई ये थी। अब जो 55, 56, 57, 58 पे जो ट्रांसफर हुआ उसमें नई भरनी, तो नई भरनी को बैठने के लिए 5 से 6 साल जाएगा। इतनी जल्दी कोई भी मट्टी बैठती नहीं है। मतलब क्या वजूहत थी कि जो यूडी ने पास की थी उन जगहों को छोड़कर कहीं और ट्रांसफर किया गया था? देखो कैसा है कि इसके अंदर ये प्राइवेट लैंड था, ये था नरोत्तम नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर। इसको बाद में सुनील मित्तल वगैरह इन लोगों ने खरीदे थे। तो प्राइवेट लैंड के अंदर ये रिजर्वेशन था, और कुछ लैंड ओनर प्लस थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आपस में कुछ मसला था कि हम इधर नहीं देंगे, उधर देंगे, उधर नहीं देंगे, इधर देंगे। तो ये रीजन से वो डिसीजन हुआ है, लैंड ओनर की मर्जी से वो डिसीजन हुआ है कि मैं इधर कब्रिस्तान नहीं दूंगा। नेचुरली आप अगर जाओगे तो जैसे एलाइट के लिए घूमते हो, उसके एलाइट को लग के अभी जो भरनी चालू है वो जगह हमारा ओरिजिनल कब्रिस्तान था। इस तरफ गनी
गनी की जो बिल्डिंग चालू है और एलाइट की जो बाउंड्री है, उसके बीच की जगह कब्रिस्तान था। वो एक प्राइम स्पॉट है ना। तो वो प्राइम स्पॉट की वजह से उसके लिए वो हुआ, और हमको उधर ढकेला जाएगा स्लॉटर हाउस की जगह पे। वो जगह था स्लॉटर हाउस, जहाँ फिलहाल कब्रिस्तान है वो स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाँ, हाउस को भी खा गया ऐसा बोला जाता है। नहीं चालू है, तो मेरा लेकिन मेरा ये उस पर भी कंप्लेंट चालू है। आपका क्या? मेरा उस पर कंप्लेंट चालू है। स्लॉटर हाउस अभी तक पूरी तरह खाया नहीं गया है। अल्लाह का एहसान रहा तो हम हमारे खाने नहीं इलाके लगे। में कब्रिस्तान के अलावा भी हज हाउस, स्लॉटर हाउस ऐसे कई और मुद्दे हैं मुमरा पे, जिसपे लोग बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर नबीदुल्ला ने एक मरतबा कब्रिस्तान पे बोल दिया तो अभी चंद्र अवार्ड भी उसी पे बोलेंगे, और लड़ाई बस वही होती रहेगी, बाकी मुद्दे भुलाए जा रहे हैं। तो इससे आप क्या कहें? देखो कैसा है कि आपको पहले ही बोल दिया, ये पॉलिटिकल राइवलरी होगी। अभी कोई भी इलेक्शन जब आता है, जैसे मैं भी कहीं ना कहीं नगर सेवक इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, तो जब मेरा ऑपोजिट आएगा, जो भी आएगा या आएगा, तो मैं उसका विरोध करूंगा कहीं ना कहीं। ये पॉलिटिक्स है। मगर ये है कि भाई, मैंने आपको बोला एक कमेटी, मुमरा शहर की एक कमेटी, वो कमेटी बना के आप सिर्फ कब्रिस्तान तक मत रखो, आप उनसे बाकी काम भी लो। हज हाउस है, और अपना सिर्फ हज हाउस नहीं है, स्लॉटर हाउस है, हज हाउस है, कॉलेज है, अपना MTNL कंपाउंड है, म्यूनसिपालिटी स्कूल्स है, गर्ल्स हॉस्टल और ITI सेंटर तो मेरे ख्याल से रेडी हो चुका है। अब वो इलेक्शन से पहले, देखो हर चीज जो होती है ना, वो इलेक्शन से पहले होती है। हर नेता को अपना बेनिफिट चाहिए, तो वो तो रेडी हो चुका है, वो हो सके इलेक्शन से पहले मिल जाएगा। मगर कब्रिस्तान का मसला जो है वो बारिश में हल नहीं हो पाएगा। जो भी मेहनत कर रहे हैं अपनी जगह बराबर है, मगर कब्रिस्तान का मसला बारिश में आप हल नहीं कर पाओगे। एक बहते हुए पानी में अगर आप बोलोगे काम करने, तो वो काम नहीं हो पाएगा। ये हल बारिश के बाद ही होएगा। आज जो भरनी करके आप दीवार ऊपर उठा रहे हो, चलो अच्छी बात है, टेम्परेरी बहुत अच्छा है, मगर परमानेंट मेरे को उसका सोल्यूशन नहीं लग रहा है। मेरे को इसका परमानेंट सोल्यूशन एक ही लग रहा है कि आप बाउंड्री वॉल से लग के आप एक 4 फुट का नाला खोद दो, जो पूरे कब्रिस्तान के चारों तरफ जाएगा। एक तरफ आप हाइट 8 फुट रखो, बेस मतलब जमीन का लेवल 8 फुट रखो, और उधर से स्लोप लेते जाओ, और मेन गेट की तरफ आप उसका जो बेस है वो 10 फुट रखो। पानी जो उस तरफ से आ रहा है वो गटर में आएगा, वो गटर से पानी स्लोप मारते हुए वो निकल जाएगा आगे, और आगे उसका आउटलेट आप क्लियर कर दो। तो ये उसका हल है। आप पानी नहीं रोक तो सकते। आपके पास इतना अच्छा सॉल्यूशन है, तो इस पे अमल क्यों नहीं? देखो पूछने के लिए लोग नहीं आते ना। हम कहीं ना कहीं तो सामाजिक कार्य करता है, हम कहीं ना कहीं कंप्लेंट दे सकते हैं, एक म्युनिसिपल कमिश्नर को कंप्लेंट दे सकते हैं, मगर पूछने के लिए लोग नहीं आते ना। मैंने आपको इसके लिए क्या बोला, एक कमेटी के अंदर 2 इंजीनियर भी रखो, 2 उलमा रखो, 2 समाज सेवक रखो, एक कौसा कब्रिस्तान कौसा मस्जिद वाले, एक मुमरा। क्यों? क्योंकि सबका डिसीजन, देखो डिसीजन मेकर्स चाहिए। इल्जाम लगाने वाले बहुत है, हम थक गए। मैंने भी इल्जाम लगाया, डिसीजन मेकर्स चाहिए, डिसीजन थोपने वाले। थोपने वाले नहीं। मैंने भी इल्जाम लगाया हूँ, मेरे कंप्लेंट है, मैंने एग्जाम लगाया। देखो ये मैंने 2018 में कंप्लेंट किया हूँ, पॉइंट नंबर जी है, नंबर जी आप पढ़ लो, जिसमें 2018 में मेंशन किया था मैंने। हनी भाई, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जैसा कि आपने कहा कि कोई हमसे पूछने नहीं आता है, कहीं ना कहीं लोगों ने अभी कुछ ही दिन पहले लोगों ने सड़कों पर उतर कर आए थे, मस्जिद को लेकर के आवाज उठाई थी पब्लिक ने, तो कहीं ना कहीं लोगों पे FIR की गई, उनकी आवाज भी दबानी चाहिए। तो ऐसा ही कोई कब्रिस्तान के लिए अगर आवाज उठाएगा, इसके पहले आपने भी कब्रिस्तान के लिए आवाज उठाए थे, तो आप पे खंडनी का केस दाखिल हुआ था। रफीक कामदार पे भी जब इन्होंने इसके लिए आगे बढ़कर आया, तो सबसे पहला नाम उनका ही दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये आवाज बंद करने की कोशिश की जाती है, उसको लेकर के आपकी क्या सोच है? देखो अगर डर डर से अगर आप काम छोड़ दोगे, तो मेरे ख्याल से अपना देश आजाद नहीं होता। अगर डर से अगर आप काम छोड़ दोगे तो अपना देश आजाद नहीं होता। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना है, मगर ये जो आप पाओगे, ये अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए पाओगे आप, अपने लिए नहीं, मगर आने वाली पीढ़ी के लिए पाओगे। इसके लिए तो आपको उतरना है, इसके लिए तो आपको करना है। आप सोचोगे मेरे पे केस हो जाएगा, मैं आगे नहीं आऊंगा, कोई मतलब का नहीं।